अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ेदार फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज भी मुतअद्दिद अफ़राद मुख्तलिफ़ मक़ामात पर हुए हमलों में शहीद हुए हैं। गज़ा के हमाद टाउन से 6 शुहदा की लाशें बरामद हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। मगरबी किनारे में भी इसराइली काबिज़ फ़ौज ने आज सुबह सवेरे धावा बोलकर मगरबी किनारे में जनीन कैंप के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है और कुछ सड़कों को भी वहाँ बुलडोज़ कर दिया है। वहीं गज़ा में जंगबंदी कब होगी, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। कतर ने कहा है कि गज़ा में जल्द जंगबंदी मुआहदे का इम्कान नहीं है। साथ ही सूरत हाल को उन्होंने इंतहाई पेचीदा भी करार दिया, लेकिन उनका कहना है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर काम जारी है और रमज़ान के दौरान ही जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। वहीं चिली के 650 से ज़ायद वकला ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इसराइली हुकूमत और उसके सदर बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है और मुतालबा किया है कि वो इसराइल के जंगी जराइम का नोटिस ले और उन पर कार्रवाई करे। इसी दरमियान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए रफ़ा ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। कई ममालिक समेत बैनुल-अक़वामी इदारों और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो रफ़ा में दाखिल न हो, जहाँ 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह हासिल की है। नेतन्याहू के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इसराइल पर ज़ोर देने का इरादा रखते हैं कि वो रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू न करे। वहीं इसराइल की साहयूनी हुकूमत ने जब से रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है, उसके सबसे बड़े हलीफ अमेरिका का लहजा भी बदल गया है और अमेरिका अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो रफ़ा में इसराइली हमले के ख़िलाफ़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सिर्फ लहजा बदला है, लेकिन जंग को लेकर उसकी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका एक तरफ रफ़ा पर हमले को रेड लाइन करार देता है, तो दूसरी तरफ इसराइल की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने की बातें भी करता है। लेकिन इन सब के बीच क्या इसराइल के लिए हमास को ख़त्म करना मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दावे के बावजूद इसराइल गज़ा के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ रहा है वो मुख्तसर नहीं होगी। तशद्दुद का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। दरअसल ये वो चीज़ें हैं जो जारी रहने वाली हैं। हालांकि नेतन्याहू अपने आवाम को ये बताते फिर रहे हैं कि ये मुज़ाहमत, यानी कि हमास की तरफ से जो मुज़ाहमत की जा रही है वो महदूद है और जल्द ही वो उनका ख़ात्मा करने वाले हैं। वहीं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी गज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। ऐसे में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को वासिले जहन्नम किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के 2 यूनिट्स पर उन्होंने कामयाब हमले किए हैं। हमले में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए हैं, जबकि कई सारे ज़ख्मी हैं। वहीं वेस्ट बैंक में भी इसराइली जारहियत का जवाब देने के लिए अब फ़लस्तीनी नौजवान ख़ुद मुज़ाहमत के लिए उतर आए हैं। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में शवाफ़िद पनाहगुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनी नौजवानों और इसराइली काबिज़ फ़ौज के दरमियान झड़पें हुए हैं, जिसकी तस्वीर जो है और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौज का वो किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और वहाँ धमाके की आवाज़ें भी जो है वो सुनाई दे रही हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मंगल को हूसी बागियों ने एक बार फिर से बहर अहमर में बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, लेकिन इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल CAA के निफाज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई रियासतों में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया है। आसाम में तो 30 से ज़ायद तंजीमों ने बंद का ऐलान कर दिया है और अपने एहतजाज को भी उन्होंने तेज़ कर दिया है, जबकि कई रियासतों ने अपने यहाँ उसे नाफिज न करने का ऐलान किया है। और उधर इस मुतनाज़ा कानून को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और फौरी तौर पर स्टे देने की मांग की है। तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने CAA के निफाज पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है और खुलकर उसकी मुखालफत की है। तमिलनाडु उन रियासतों में से एक है जिसने CAA की वाज़ेह तौर पर मुखालफत की है और रियासत के वज़ीर आला MK स्टालिन ने कहा है कि वो किसी भी हालत में तमिलनाडु में इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तफरीक को हवा देगा।
वहीं आसाम में शरीयत एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। आसाम में मुख्तलिफ तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का पुतला नजर आतिश किया है और रियासतगीर हड़ताल को तेज़ करने का भी ऐलान किया है, जबकि पुलिस ने वहाँ के तंजीमों को नोटिस जारी करने की भी शुरुआत कर दी है और सख्त कार्रवाई की वहाँ पुलिस ने धमकी दी है। वहीं इस कानून के खिलाफ सड़क पर शुरू होने वाला एहतजाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया DYFI ने इस पर रोक लगाने के लिए अदालत उस्मा में अर्जी दायर की है। लीग ने अदालत में ज़ेर इल्तिवा पिटीशन के साथ अपनी अर्जी मिला दी है और फौरी समाअत का मुतालबा किया है। अर्जी में कहा गया है कि इस कानून ने शहरियत को मजहब से जोड़ दिया है और महज मजहब की बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है, लिहाजा ये गैर आइनी है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह का मुतालबा उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की अदालत ने 2018 में हुए मॉब लिंचिंग केस में 10 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साल 2018 में जंगल में गाय ज़बह करने की अफवाहों के बाद हुजूम ने 2 लोगों को पीट कर कत्ल कर दिया था, जिसमें कासिम नामी शख्स की पीटने से पहले ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी वो भी कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत वाक़ हो गई थी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की तहक़ीक़ात में मुदाखलत की थी और DIG मेरठ को मामले की गैर जानिबदाराना जाँच करने का हुक्म दिया था और अब इस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है और 10 मुलजिमीन को सज़ा सुनाई गई है। कर्नाटक के उडुपी पहुंचे महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अखंड भारत का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब मकबूजा कश्मीर हमारे इलाके में जम हो जाएगा। मणिपाल के RSB सभा भवन में अपनी तकरीर के दौरान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और मुल्क दुश्मनी के बयानात देने वालों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस के बायकॉट का हवाला देते हुए कहा कि ये इलेक्शन फैसला करेगा कि कौन कौम के साथ है और कौन नहीं है। उन्होंने इस इलेक्शन को BJP को नहीं बल्कि मुल्क को जिताने वाला इलेक्शन करार दिया। उन्होंने इस दौरान कई ऐसे मुज़ाहक़ाखेज़ दावे भी किए जो सिर्फ मोदी भक्त ही सुन सकता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जमकर तारीफ़ें की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जुर्अतमंदी की वजह से ही चीन, पाकिस्तान और दीगर कौमें अपना मुंह बंद रखे हुए हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि चीन पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक लफ्ज़ तक बोलने को तैयार नहीं है, जबकि कई सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि चीनी फ़ौजें हिंदुस्तानी सरहद पर अपना कब्ज़ा बढ़ा रही हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी करेंसी को दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसियों में से एक करार दिया, जबकि $1 83 रुपये तक पहुंच चुका है। और हर कोई मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल खड़े कर रहा है और जिन पॉलिसियों पर तनकीद की जा रही है, जिन पर हुकूमत की तनकीद की जा रही है, उसी को वो हुकूमत की कामयाबी के तौर पर गिनाते हुए नजर आए। बता दें कि BJP कर्नाटक में 15 से 18 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। बताया जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरे लाए जा रहे हैं। इसको लेकर BJP रहनुमाओं की तरफ से नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। मैसूर से MP प्रताप सिम्हा का टिकट काटने की खबरों के दरमियान उनके हामियों की जानिब से एहतिजाज की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं साबिक़ वज़ीर KC ईश्वरप्पा ने भी अपने हामियों की एक मीटिंग जुमे को तलब की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद SBI ने तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेश कर दी हैं। अब 15 मार्च तक ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर शाया करने हैं। SBI ने 2018 में इस मंसूबे के शुरू होने के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हैं। मरकज़ी हुकूमत के इस मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के एक तारीख़ी फ़ैसले में गैर आइनी करार देते हुए रद्द कर दिया था और इंतखाबी कमीशन को अतिया दहिंदगान व अतिया हासिल करने वालों की तफसील ज़ाहिर करने का हुक्म जारी किया था। और दिल्ली NCR में जाली अद्वियात बनाने वाले ग्रोह का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाली अद्वियात बनाने और सप्लाई करने वाले एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली के एक मशहूर कैंसर अस्पताल के 2 मुलाजिमीन भी शामिल हैं। तमाम मुलजिमान 2 लाख रुपए के इंजेक्शन में कैंसर की जाली अद्वियात भरकर फ़रोख्त किया करते थे। फार्मासिस्ट कैंसर की ये जाली अद्वियात न सिर्फ मुल्क में बल्कि चीन और अमेरिका जैसे ममालिक भी सप्लाई कर रहे थे। वहीं क्राइम ब्रांच ने मुलजिमान के कब्ज़े से 89 लाख रुपए नकद, $18,000 और 7 बैनुल-अक़वामी और 2 इंडियन ब्रांड की जाली कैंसर अद्वियात बरामद की हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसे 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत मुनाक़िद करने की इजाज़त दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने सख्त शराइत के साथ इजाज़त दी है।
وہیں ڈپٹی کمشنر آف پولیس نے کہا کہ سخت شرائط کے ساتھ انہیں اجازت دی گئی ہے، جس میں ان کے رہنماؤں سے ایک حلف نامے پر دستخط بھی کروائے گئے ہیں کہ وہ شرائط کی پابندی کریں گے۔ وہیں سیوک کسان مورچہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مہا پنچایت مودی حکومت کی کارپوریٹ نواز فرقہ وارانہ آمرانہ پالیسیوں کے خلاف لڑائی کو تیز کرنے اور کاشتکاری، خوراک کی حفاظت، ذریعہ معاش اور لوگوں کو کارپوریٹ لوٹ مار سے بچانے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ایک عہد نامہ جاری اس دوران کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے باوجود اسلام کی کشش اپنی جگہ برقرار ہے اور اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً عام لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹیز کی قبول اسلام کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اس میں ایک نام معروف امریکی مصنف اور صحافی جیفری شان کنگ کا بھی جڑ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی رائے کنگ کے ہمراہ دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ 44 سالہ شان کنگ، جو کہ ایک انعام یافتہ مصنف ہیں، صحافی ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، انہوں نے نسل پرستی اور بالخصوص افریقی اور مسلم مخالف تشدد کے خلاف آواز اٹھا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی تھی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور کلمہ شہادت پڑھنے کا ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اس موقع پر شان نے فلسطینی رومال کفایہ پہن رکھا تھا، جبکہ ان کی اہلیہ عبایا اور اسکارف میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کا سہرا ان مصائب، درد اور صدمے کو دیا جو انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران غزہ میں دیکھے ہیں۔ شان کنگ نے صحافت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے لیے بھی کام کیا ہے اور گزشتہ سال اکتوبر میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف کھل کر انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کی تھی۔ جیفری شان کنگ کو یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف بیانات دینے اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اور ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو پہلے شیڈو بین اور پھر ان کے اکاؤنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں شان کنگ نے مسلمانوں، خاص طور پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں ان کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن اب وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ روسی فوج کا مال بردار طیارہ انجن میں آگ لگنے کے باعث ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا ہے اور جہاز میں موجود تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جس مقام پر طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے وہ یوکرین کی سرحد کے نزدیک ہے، تاہم روسی فوج نے اس حادثے میں دہشت گردی یا یوکرینی فوج کی کارروائی کے ملوث ہونے کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد فضا میں طیارے کے ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی اور پھر طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔